अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और नाजरीन, फाइनली तमाम तर कयास आराइयाँ, तमाम तर चेमगोइयाँ सब दम तोड़ चुकी हैं। इससे पहले जो इलेक्शंस के हवाले से जो शुकूक व शुबहात, जो खदशात के बादल मंडला रहे थे, वो तमाम बादल छट चुके हैं और अब इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक यानी कि बुध से मतलब कल से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो अब हम किसी हद तक ये तयक्कुन के साथ कह सकते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को हमें होते नज़र आ रहे हैं। इससे पहले बहुत से खदशात थे, सियासी मुबस्सिरीन जो हमारे सहाफ़ती हल्के थे उनमें भी ये बातें कहीं ना कहीं गर्दिश कर रही थी और लग ऐसे रहा था कि शायद इलेक्शंस अपने टाइम पर नहीं होंगे, इलेक्शन डिले हो सकते हैं क्योंकि हमारे बहुत से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा थे उन्होंने भी ये कहा था कि क्योंकि सर्दियां हैं और शुमाली इलाका जात में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो जिसकी वजह से वोटिंग का अमल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, मुतासिर हो सकता है। लेकिन अब तमाम तर बातें अपनी जगह गलत साबित हुई हैं और अब इलेक्शंस के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि इलेक्शंस जो हैं 8 फरवरी को होते दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया माजिद साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। निज़ामी साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं अब पूरे तयक्कुन के साथ ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन जो हैं वो 8 फरवरी को होंगे या अभी भी आपको लगता है कहीं ना कहीं डिले हो सकते हैं, देर से देर हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की बरवक्त कार्रवाई के बाद से अब काफ़ी हद तक मामला क्लियर हो चुका है। इसके साथ साथ बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि किसी नागहानी सूरत के अंदर, किसी एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर मामला तब्दील भी हुए हैं। लेकिन अगर अब सब कुछ ठीक चलता रहा और जैसे स्केजुअल दिया गया है उस पर अमल उतरा तो ऐसे लगता है कि शायद अब वो शकूक व शुबहात हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। तो इसलिए अभी 1-2 दिन के अंदर इंतखाबी हलकों में भी ये देखा गया है कि उम्मीदवारों ने कहीं ना कहीं से अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू की हैं। कोई पोस्टर बैनर्स थोड़े से नज़र आना शुरू हुए हैं, तो इंतखाबी उम्मीदवारों को भी इस चीज़ से हौसला मिला है और उन्हें भी वो जो गूम अगूम की कैफियत थी उससे निजात मिली है और अब वो भी अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए सामने आके तो अपनी इंतखाबी सरगर्मियों को शुरू करना चाहते हैं। और गुज़िश्ता 1-2 दिनों में शहरों में और देहातों में इस हवाले से पॉलिटिकल एक्टिविटी में इजाफा देखने में आया। ठीक है, लेकिन निज़ामी साहब, वो जो इलेक्शन कमीशन फंड्स का रोना रो रहा था कि 15 अरब के फंड्स उसको इशू किए जाएं, आपको लगता है अगर फंड्स ही जारी नहीं होते हैं तो कुछ इंतज़ामी मामलात में मैनेजेरियल इश्यूज आते हैं सामने, तो इस चीज़ को बेस बनाकर इलेक्शन भी डिले हो सकते हैं क्योंकि फंड्स तो अभी तक इलेक्शन कमीशन को जो रिक्वायर हैं उसके मुताबिक तो रिलीज़ नहीं हुए हैं। जी मैं समझता हूँ कि वो एक प्रोसीजरल कार्रवाई होती है और उसके ऊपर महकमा ख़जाना की जानिब से रवायती तौर पर कुछ एतराज़ात लगाए जाते हैं, डिले किया जाता है, जो कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लिए एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है और उसे अब सुप्रीम कोर्ट की भी की हिमायत हासिल है, तो उसके बाद से ये कहना कि इस हवाले से कोई वफाकी हुकूमत की तरफ से रोड़े अटकाए जाएंगे या मामलात को इल्तवा की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा नहीं लगता। उसमें ये भी हम एक चीज़ सामने रखें कि चूँकि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में जो निगरान काबीना थी उसमें से लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं, तो बहरहाल वो कहीं ना कहीं इस बात पर श्योर थे कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी सीट्स को छोड़ा है। तो मैं नहीं समझता कि फंड्स के मामला कोई इतना बड़ा मामला होगा जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन या वफाकी हुकूमत के अंदर कोई तनाज़ा पैदा होगा। ये एक प्रोसीजरल कार्रवाई है जो थोड़ी सी चीज़ों के बाद मुकम्मल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। चले, अब हमने ये तय कर लिया है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में निज़ामी साहब, आपको क्या लग रहा है? PMLN के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह बिलावल साहब भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान से सरफराज भुट्टी साहब का पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये पावर शेयरिंग के फॉर्मूले पर अमल हो रहा है और कोई मखलूत सी गवर्नमेंट बनेगी? हालात किस पार्टी के हक में आपको जाते दिखाई दे रहे हैं इलेक्शंस में? जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है
कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को ये शिकवा था कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो बलूचिस्तान के अंदर से कुछ बड़े नाम पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। उसको देख के ऐसे लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी को भी आइंदा सेटअप के अंदर कुछ ना कुछ मुनासिब हिस्सा देने की यकीन दहानी करवाई गई है। मसला ये है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को इंतखाबी नताइज हासिल करने के लिए शदीद मेहनत की ज़रूरत है। यहाँ पे गुज़िश्ता 10 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने तंजीमी तौर पर या सियासी तौर पर ऐसी बड़ी सरगर्मियाँ नहीं की कि वो अपने वोटर को वापस ले आएँ। 2013 तक पीपल्स पार्टी की एक पेनिट्रेशन यहाँ मौजूद थी पंजाब के अंदर, लेकिन उसके बाद उनकी अदम तवज्जो की वजह से उनका वोटर मायूस हो गया और कुछ वोटर्स तहरीक इंसाफ की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसलिए अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी आती है तो उसे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बलूचिस्तान इस मामले में बेहतर है और वहाँ के हालात पीपल्स पार्टी के लिए ज्यादा साजगार हैं, क्योंकि वहाँ पे सीट्स भी कम हैं और वहाँ पर तो निज़ामी साहब, आपको ये लगता है कि जो पीपल्स पार्टी से अहम रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत है बलूचिस्तान से, ये कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के इस गिले शिकवे को धोने के लिए किया जा रहा है कि वो जो जिसका गिला शिकवा जरदारी साहब भी कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही है, उनको बैलेंस करने के लिए, मुतमईन करने के लिए सारी एक्सरसाइज हो रही है? जी, ये बिल्कुल इसको उस बयानिए से कनेक्ट किया जा सकता है कि जिसमें उनके शिकवे दूर करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, तो मैं समझता हूं कि चूंकि इलेक्शन से पहले हर सियासी जमात अपने जुदागाना मंशूर के साथ सामने आती है और वो अवाम में ये तासुर कायम करना चाहते हैं कि उनसे बेहतर कोई जमात नहीं, तो मैं इन्हें ज्यादातर सियासी नारे समझता हूँ। तो पीपल्स पार्टी ने चूंकि इलेक्शन तक तो मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी नहीं बनना, बाद में हुकूमत बनने की सूरत में हो सकता है कि वो एक हुकूमती इत्तेहाद में आए, उससे पहले दोनों जमातें अपने अपने कारकुनों को, अपने अपने वोटर्स को खुश करने के लिए या उनको मुतमईन करने के लिए या उनको अपनी तरफ लाने के लिए ये तमाम नारे लगा रही हैं ताकि वोटर उनकी तरफ मुतवज्जो हो। ये हुकूमत साजी का मामला फिर इलेक्शंस के बाद का एक मरहला है। लेकिन निज़ामी साहब, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट पीटीआई के बारे में भी अब ठीक है, उनकी क़यादत तितर बितर है, उनके जो लीडर हैं वो जेल में हैं, लेकिन ग्राउंड पर देखा जाए, अगर पब्लिक लेवल पर देखा जाए, तो आपको क्या लगता है पीटीआई का फैक्टर किस तरीके से इलेक्शन डे पर आके रिटेलिएट करेगा और जो कुछ उनको गिले शिकवे हैं, आपको लगता है कि बिलखुसूस अर्बन एरियाज में पीटीआई इनको टफ टाइम दे सकती है, दोनों बड़ी पार्टीज को? जी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हवाले से अभी भी तहरीक इंसाफ एक पोटेंशियल थ्रेट है और ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में बाकी जमातों को वॉक ओवर मिल चुका है और वो बाआसानी इलेक्शन जीत जाएंगे। उन्हें बड़ी मुज़ाहमत का सामना होगा। ये बात दुरुस्त है कि 9 मई के बाद से तहरीक इंसाफ के हालात कुछ बेहतर नहीं हैं और सियासी तौर पे वो कई मुश्किलात में घिरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल अभी मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दूसरी जमातों के लिए बहरहाल ये एक पोटेंशियल थ्रेट मौजूद है कि तहरीक इंसाफ का वोटर इलेक्शन डे पे किस तरह रिएक्ट करे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून के लिए को पंजाब से जीतना आसान होगा। उन्हें एक अच्छी ऑपोजिशन मिलेगी और एक टफ टाइम मिलेगा। उसके बाद ही मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी के इलेक्शन में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। अच्छा, इस इलेक्शंस में आपको कोई सियासी इत्तेहाद, कोई सियासी एलाइज आपको बनते नजर आ रहे हैं? अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि हर पार्टी ही सोलो फ्लाइट पे अमल करती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन दोबारा से शीरो शिकर हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले से तो शायद ऐसा कोई मामला देखने में ना आए, लेकिन जो दूसरी जमातें हैं जिनमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप है, इसी तरह एएनपी है, तो इन जमातों के बारे में ये देखा जा सकता है कि ये मुख्तलिफ हालात की बिना पर कई हलकों के अंदर सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाएं। जिस तरह पंजाब में मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात चल रही है, इस तरह सिंध के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम और पीपल्स पार्टी के दरमियान चूंकि इख्तलाफ है तो वो अपना वहाँ पे एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें ये सीट एडजस्टमेंट देखने में आ सकती है।
लेकिन अभी तक के हालात से ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दो बड़ी जमातें जो है सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगी, क्योंकि अगर वो सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाती हैं तो फिर ये तासुर मजबूत होगा कि ये जो दो जमातों का इत्तेहाद है ये तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए सामने लाया जा रहा है, और तहरीक इंसाफ का बयानिया भी मजबूत होगा कि इमरान खान के खिलाफ सब इकट्ठे हैं। ठीक, लेकिन एक अहम फैक्टर इसमें हमने ये देखा इस इलेक्शन में, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, निज़ामी साहब वो तो सिर्फ शख्सियात हैं, लेकिन ग्राउंड पर हमने अवामी सतह पर उस तरीके से उनकी ना तो पज़ीराई देखी है, ना तो कोई ऐसी ख़ास उनमें कोई तहरुक हमें देखने को मिल रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? इलेक्टेबल्स हैं, यही दो चार होंगे, कोई एक धड़ा बनेगा, या क्या इलेक्शंस में आपको इनका किरदार नज़र आ रहा है? जी, ये बात दुरुस्त है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कोई नजरियाती जमात नहीं है। इसलिए हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि शहरों में या देहात में या सेमी अर्बन टाउन्स के अंदर इनको कोई इनके नजरियात की वजह से वोट मिलेंगे। इनकी जो मुनफरिद चीज़ है वो ये है कि चूंकि ये तमाम इलेक्टेबल्स हैं तो अपने अपने इलाकों में इनके पास एक मुनासिब धड़ा मौजूद होगा जो इनकी सपोर्ट करेगा, और उसकी बुनियाद पे ये इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि अगर इनकी सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर शायद इनको वहाँ पे कुछ मुनासिब हिस्सा मिल जाए। लेकिन अगर 3 वे फाइट हो गई या 4 वे फाइट हो गई कि मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार भी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान का भी है, तहरीक इंसाफ का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में परफॉर्म करना मुश्किल होता है। मैं यहाँ पर 2002 की एग्जांपल देना चाहूँगा। उसमें भी नेशनल अलायंस के नाम से फारूक लगारी मरहूम ने एक पार्टी बनाई थी, एक इत्तेहाद बना के इलेक्शन लड़ा था, और वो कमोबेश यही सूरत हाल थी, और उसमें भी प्योर इलेक्टेबल्स थे। उन्होंने कौमी असम्बली की 13 नशिस्तें हासिल की थी। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अगर कोई बहुत अच्छा भी परफॉर्म करेगी तो शायद वो 10 के आसपास नशिस्तें ले ले, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, और उसके बाद फिर वो किसी सियासी ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, अच्छा, इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपको लगता है कि इलेक्शंस ये हो जाते हैं, ये क्रेडिबल होंगे? जो हालात हैं, पीटीआई की लीडरशिप जेलों के अंदर मौजूद है, और अगर चेयरमैन पीटीआई भी बाहर नहीं आते हैं जैसा कि लग भी रहा है, तो आपको लगता है कि इन हालात के अंदर एक्सेप्टेंस होगी पब्लिक की इलेक्शंस को लेकर, या आपको लगता है कि ठीक है बड़े काबिल कबूल होंगे? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का हमेशा से 70s के इलेक्शंस के बाद तो ये हमेशा से ये ववेला रहा है कि एक पार्टी जो जीतती है वो ये शोर मचाती है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, और फिर हमने देखा भी 18 के इंतखाबात में भी देखा जिस तरह आरटीएस सिस्टम बैठा। तो निज़ामी साहब, इलेक्शंस की शफाफियत को किस तरह मेक श्योर किया जाएगा? जी, ये इस वक्त के सियासी हालात का सबसे अहम और संजीदा तरीन सवाल है, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक क्लैरिटी मौजूद नहीं है। अगर हम इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक चलें, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो इंतज़ामिया से होंगे, तो फिर ये एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन होगी कि वही डिप्टी कमिश्नर जो तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करवा रहा है, एमपीओ के तहत उनके डिटेनिंग ऑर्डर निकलवा रहा है, वही डिप्टी कमिश्नर कैसे पोलिंग डे के ऊपर शफाफ इंतखाबात करवा सकेगा? तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसकी अभी तक किसी हुकूमती ओहदेदार के पास या इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं है, और इसी वजह से इलेक्शन की शफाफियत पे सवाल उठ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अदलिया को जब इलेक्शन स्केजुअल के हिसाब से फैसला देना चाहिए था, तो उसके साथ साथ उन्हें इस पॉइंट को भी डेफिनेटली सुनना चाहिए था, या मुस्तकबिल में उन्हें इस बात को जरूर इंश्योर करना चाहिए कि इस हवाले से शकूक व शुबहात में इजाफा ना हो बल्कि कमी हो। और तहरीक इंसाफ बहरहाल एक सियासी जमात है और उसकी एक सपोर्ट बेस है, उनकी तरफ से जो जेन्युइन एतराज़ात आ रहे हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, वरना बाकी इलेक्शंस की तरह ये भी एक मुतनाज़ा इलेक्शन होगा जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर फिर हिस्ट्री में सवाल उठाए जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब आपको चौथी बार पीएम बनते नजर आ रहे हैं? मैं समझता हूँ जी कि अभी खासी देर है, और पाकिस्तानी सियासत इतनी एब्सोल्यूट नहीं है या इतनी क्लैरिटी के साथ इसमें बात नहीं की जा सकती, क्योंकि दिनों में वक्त बदल जाता है। और हमारे सामने बेनज़ीर भुट्टो
लेकिन निज़ामी साहब, अगर हम लम्हा मौजूद की बात करें, अभी तो सुर साज नगमा संगीत सारा तो मियाँ साहब के हक में साजगार होता नज़र आ रहा है। केसेस बारी बारी करके क्लियर होते जा रहे हैं। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक तो नक्शा तो यही लग रहा है मुस्तकबिल का कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत हो या ना हो, लेकिन कबूलियत हो चुकी है। तो आपको भी कुछ ऐसा मंजरनामा दिखाई दे रहा है? आपको लगता है कि इन फ्यूचर कहीं और भी चीज़ें जा सकती हैं, मामलात या रुख अपना तब्दील भी हो सकता है इन चीज़ों का? जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आज तक की सिचुएशन के अंदर जो टाइमलाइन है वो मियां नवाज शरीफ की बिल्कुल ठीक जा रही है, और सिर्फ उसके अंदर जो हर्डल्स आ सकती हैं, ये जो कभी कभी वो एहतसाब का बयानिया लेके आते हैं, तो शायद इदारों के लिए वो कोई इतना मामला मुतमईन ना करने के लिए हो। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल ठीक जा रही है, और ऐसे लगता है कि अभी उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। और अगर मामला इसी तरह चलता रहा, उसके अंदर कोई पेचीदगी ना आई, तो हो सकता है कि वही एक दफा फिर पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल लगता है ऐसे ही है। लेकिन आपकी बात ये भी ठीक है कि यहाँ पर जितनी तेज़ी के साथ यहाँ का मौसम बदलता है, सियासी हालात बदलते हैं, तो कल कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन की ये बात बहुत खुशाइंद है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी इस लिहाज से अफोर्ड नहीं कर सकती है कि इलेक्शन डिले हों। इलेक्शन अपने टाइम पर हों, फिर जो भी गवर्नमेंट आए, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू होना चाहिए, है उसको प्रिवेल करना चाहिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, असल में बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हुई है ना, तो छुट्टियों का आपके लेट आने से क्या था? मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी छुट्टियां हो गई हैं, और इस वजह से मैं भी लेट आना शुरू कर दी है। और बात कोई भी बातों की बात बहुत पीकी जस्टिफिकेशन आपने दी, इस पे आपको फाइन बनता है। अच्छा, सेगमेंट की तरफ आते हैं। KPK में क्राइम की जो है शरह में बहुत ज़्यादा, क्राइम रेशियो में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और जनाब साहब, शहरियों के क्राइम, स्ट्रीट क्राइम के साथ शहरियों को लूटने का एक बड़ा डिफरेंट सा तरीका वारदात अपनाया जा रहा है, जिसको पुलिस की जानिब से एक टैक्सी गैंग करार दिया गया है। ये टैक्सी गैंग है, और ये दौरान सफ़र जो लोग इनके साथ बैठते हैं, सफ़र करते हैं, उनसे ये डकैतियाँ करते हैं, उनकी अशिया को चोरी कर लेते हैं, लूट मार करते हैं। और ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ इसलिए है क्योंकि अब तो वैसे भी आपको पता है ऑनलाइन ऐप्स हैं, ऊबर, क्रीम वगैरह हैं, तो बहुत ज़्यादा ये ऐप्स की वजह से बहुत ज़्यादा एक आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है ना वो पैदा हो गई है ना। लेकिन अभी भी आप देखें KPK ड्राइवर्स हैं, वो उनका सारा बायोडेटा आपकी कंपनी के पास होता है, गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, आपके लोकेशन को कंपनी जो है वो कर सकती है। लेकिन आई थिंक अगर तो ये शेयरिंग में है ना, तो वो ऐसा है कि आपके साथ कोई बैठा हुआ है तो आप जेब तराश कर सकते हो, वरना अगर एक ड्राइवर आगे बैठा हुआ है और आप पीछे बैठे हो और दौरान सफ़र आपके साथ वो इस तरह से होता है, आपको बिना पता चले या गन पॉइंट पर, तो दैट इज़ कॉल्ड डिकेवी। नहीं, लेकिन इनका टेक्निकल तरीका है वारदात है। वो तरीका वारदात ये है कि जब ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और जब इन्होंने लूटना होता है, तो इनके साथ वाले एक दो लोग जो है ना अपनी तबीयत खराबी की जो है ना वो एक्टिंग करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, गाड़ी खराब होने की ड्रामेबाजी करते हैं। उनमें जब लोग गाड़ी से उतरते हैं, उनकी ये तवज्जो डाइवर्ट करते हैं ना, उनकी जब अटेंशन डाइवर्ट होती है, तो उसी दौरान ये जो डकैत गैंग है ये अपनी जो है ना कार्रवाई कर डालता है, ये वारदात कर डालता है। अच्छा, उस दौरान इसमें खवातीन और बच्चे भी इस खवातीन और बच्चे मौजूद है। हाँ, जो तबीयत खराब बाकायदा पूरा कितना, यानी कि देखें खतरनाक तरीका है वारदात है, जदीद तरीका है। अच्छा, अब वो हम पहले भी ये बात करते हैं, वो ये टाइम नहीं रहा कि जब एक डकैत आता था और गन पॉइंट पर चोरियां करता था। ये कराची में तरीका वारदात मौजूद हो गए हैं कि अब आप देखें ना किस तरह टेक्निकल तरीके से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट की जाती है, उसके बाद फिर ये कार्रवाई की जाती है। ऐसे मैजिशियन होते हैं ना जो कि आपसे बातें करते करते या आपकी अटेंशन डाइवर्ट करते करते आपके बॉडी से, हाथ से घड़ी उतार ली, आपकी जेब से मोबाइल निकाल लिया। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। मैंने एक मूवी में ऐसा सीन देखा था। तो अभी ना इसी तरह किसी की तबीयत ख़राब हुई, जाहिर है आपके सामने अगर किसी को कोई हार्ट अटैक आ रहा है या किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है, तो आपका पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन ये होगी कि वो ठीक हो जाए, या उसको कोई चीज़ चाहिए है, आप उसकी टेक केयर में लग जाओगे, तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है ना, ऑब्वियसली आप उसकी तवज्जो में लग जाओगे और उसी दौरान वो यहाँ आपके मोबाइल निकाल लेंगे या पैसे। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, लाहौर में खुद मुझे 2-3 ऐसे केसेस देखने का मौका मिला है।
एक शख्स है वो छाबड़ी वाला है, उसने कुछ चीज़ें अपनी उठाई हुई हैं, अचानक से वो गिरता है। आपको याद होगा वाकया। हाँ, एग्जैक्टली। ये अब बेशुमार लोगों के साथ हुआ होगा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। अच्छा, वो अचानक से वो गिरता है, उसकी मिर्गी तबीयत का खराब दौरा होती है, पड़ता है। मिर्गी का दौरा पड़ता है, कुछ भी है, उसकी वजह सारी चीज़ें ना वो बिखर जाती हैं सड़क पर। लोग, ऑब्वियस बात है कि लोग दर्द दिल रखते हैं, एहसास करते हैं, लोग रुकते हैं, वो उठता है, उसको पानी पूनी पिलाते हैं, और वो जब देखते हैं वो रोने लग जाता है शख्स, और वो देखता है कि उसकी सारी चीज़ें तो बिखर गई हैं, तो लोग फिर उसकी मदद करते हैं। और खड़े खड़े जुम्मे के टाइम पर ऐसा होता है, जुमे के टाइम में ऐसा होता जा रहे है। होते अच्छा, हैं। फिर खड़े खड़े मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हज़ारों रुपया लोग जो है ना उसकी मदद को कर देते हैं। अब होता ये है कि वो शख्स बिल्कुल ठीक होता है, वो सिर्फ लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए ये एक्टिंग करता है, और उसके बाद अच्छा जब ये वाकया हुआ 2-3 दिन बाद मैंने देखा वही शख्स किसी और जगह पे इसी तरह गिरा हुआ, लोग उसके इकट्ठे झुमघटा बना के खड़े हैं और उसके साथ इजहार हमदर्दी कर रहे हैं, कोई उसको पैसे दे रहा है, कोई उसको पानी पिला रहा है। तो हमारी आप सबसे भी ये गुजारिश है कि ये आजकल बड़े जदीद तरीका वारदात हैं, ये आपके ना सिंपैथी के साथ खेलते हैं, आपके इमोशंस के साथ ये लोग खेलते हैं। तो लोग हमारे चूँकि इमोशंस हैं, दर्द दिल है, रहम दिल लोग हैं, तो फिर लोग इनकी मदद करते हैं। लेकिन आपको होशियार रहना है इन तमाम तर लोगों से, ये एक लूटने का तरीका वारदात है, तो इन सब से बच के रहना। केपीके में भी यही हो रहा है, वहाँ पे वो छाबड़ी वाला था, यहाँ पे एक गाड़ी वाले, तबीयत खराब होती है और पीछे से पूरी की पूरी उनकी टीम आती है और वो अपनी कार्रवाई दिखा देती है। ये लाहौर के अंदर ऐसा हो रहा है। अच्छा, ऐसा भी है, मोटरवे में भी ऐसा होता है कि आप देखिए कि एक वाकया मैं सुन रही थी, वो ऐसा है कि मोटरवे पर आपको कहीं साइड पर ना कहीं पर भी कोई ऐसा नज़र आता है कि यहाँ आपको रोक रहा होता है हाथ देकर कि आप रुक जाए, या फिर ऐसा होता है कि वो बेहोश होकर सड़क पर गिरने की एक्टिंग करते हैं। जैसे कि आप गाड़ी रोकते हैं, उतरते हैं देखने के लिए, उनके पीछे से साथी आते हैं और वो आपको गन पॉइंट पर लेकर चले जाते हैं। या फिर आप शीशा नीचे किया होता है पूछने के लिए किसको क्या हुआ, तो वो साथ ही आते हैं, आपके आगे मोबाइल है आपका, वॉलेट है आपका, वो निकाल के और फिर भाग जाते हैं। अच्छा, मेरी ना हम देखने वालों से भी ये रिक्वेस्ट है, सिग्नल्स पर जब हम लोग खड़े होते हैं ना, तो ये अक्सर ऐसा है कि एक साइड से लोग आते हैं, एक साइड से एक मांगने वाला आया, तो आपकी तवज्जो वहां पर होती है, तो आपकी साथ वाली सीट पर जो मोबाइल पड़ा होता है, क्योंकि इशारे पे खड़े होते हैं लोग, ट्रैफिक होती है, तो वो दरवाज़ा खोल कर ले जाते हैं। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि हमेशा अपनी गाड़ी के जो है ना उसको गाड़ी लॉक्ड रखें, और इसके साथ साथ ऐसे तमाम तरीक़ों पे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी नासमझी, लापरवाही या चीज़ों को मौके पे समझ नहीं पाते हैं, तो इतनी टेक्निकलिटी के साथ ये वारदातें हो रही हैं। अच्छा, हमें होशियार रहने की बहुत ज़रूरत है। ये तो बड़ा अच्छा है कि हमने अपने ऑडियंस को बता भी दिया, लेकिन यही सब कुछ करते करते ना पाकिस्तान में तो शायद ये लोग पकड़े नहीं जाते, लेकिन कभी इन पर, हाँ एग्जैक्टली, कभी कुदरत की देवी इनको मेहरबान होकर एक मौका दे देती है बाहर जाके अपनी किस्मत बदलने का, तो ये बाहर जाकर भी यही काम करते हैं। खसलत है ना, खसलत थोड़ी बदलती है, तो ये काम करते हैं। और फिर उसके बाद आपको देखिए सऊदी अरब में गदागरी या चोरी डकैती में या फिर किसी से गलत बयानी में, मक्का मदीना हरम शरीफ जाके ये लोग झूठ बोलते हैं कि हमारे पास हम आए थे, हमें लूट लिया, हमारा सामान गुम गया, अब हमारे पास खाने को पैसे नहीं है तो पैसे दे दे। अब जाहिर है जो इतनी दूर से मक्का मदीना गया वो कहेगा क्यों ना मैं अपने मुसलमान बहन भाई की मदद कर दूँ। तो 58% शहरी जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में बंद हैं, और तकरीबन जो डेटा आया है वो आया है 14,000 जो कि पाकिस्तानी हैं, वो दुनिया भर की मुख्तलिफ जेलों में मौजूद है, और सबसे ज़्यादा रेशो यूएई और सऊदी अरब में है। वहाँ पे कवानीन सख्त हैं। फिर दूसरा देखें, ये लोग अपनी गदागरी और मांगने के चक्कर में पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। आप उम्रे में जाते हैं, हर दूसरा शख्स जो मांग रहा है, जो गदागर है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से, बदनाम पाकिस्तान हो रहा है। अच्छा, फिर वहाँ पर जाके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जिन केसेस में ये लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं 235 अफराद ड्रग्स के केसेस के अंदर गिरफ्तार किए गए हैं। उसके अलावा 48 चोरी के हैं, डकैती के हैं, गैर अखलाकी सरगर्मियाँ हैं, जबकि मर्डर और रेप के इल्ज़ामात में भी ये पाकिस्तानी कैद हैं। ये झंडे गाड़ रहे हैं जनाब पाकिस्तान से। और 183 पाकिस्तानी हैं जो कि पिछले 10 सालों में 2010 से 2023 का डेटा है। 183 पाकिस्तानी जिनको डेथ पेनल्टी हुई है, यानी कि सजाए मौत हुई है। माय गॉड। अच्छा, फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान का तो नाम बदनाम होता ही है,
लेकिन वो पाकिस्तानी जो बाहर के ममालिक में बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं, जो मेहनत करके अपने पेट पाल रहे हैं अपने बच्चों का, उनके लिए हर्डल्स होती हैं, कानून सख्त हो जाते हैं, उनके लिए मुश्किलात होती हैं। तो है तो बड़ी तकलीफ है बात कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ की जेलों में मौजूद हैं, और उसके साथ फिर ये है कि उनको रसाई भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, उनको फॉलो करने वाला कोई नहीं, और साल हा साल से वो लोग वहाँ की जेलों में दल सड़ रहे हैं। पाकिस्तानी एम्बेसीज की तरफ से कोई इतना अच्छा रिस्पांस दिया भी नहीं जाता है। खैर ये इस पर मज़ीद बात करते हैं। अभी खबर आपको देते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात फ्लोरिडा में हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड के दौरे के दौरान हुई है। ISPR के मुताबिक मुश्तरका दिलचस्पी के जो उमूर थे, ख़ास तौर पर जो इलाकाई सलामती के मामला थे, उसमें ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा तरबियती मशक़ों पर बात की हुई है। सेंटकॉम और पाक फ़ौज के दरमियान तरबियती मामलात बढ़ाने की ज़रूरत का इयादा किया गया है। दौरे के दौरान सेंटकॉम जॉइंट सेंटकॉम का और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमेरिकन सेंट्रल कमांड के कमांडर से ये अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि सेंटकॉम और पाक फ़ौज के दरमियान दिफाई तरबियत और राब्ते बढ़ाने के अज़्म का अयादा भी किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर से ये अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। सेंटकॉम और पाक फ़ौज के दरमियान दिफाई तरबियत और राब्ते बढ़ाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ की मुलाकात में सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स में इस हवाले से मुलाकात हुई है, जबकि मुलाकात में दीगर अहम अमूर जो हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया गया है। और इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, इस अहम मुलाकात का अहवाल बताइएगा, किन किन अमूर पर तबादला ख्याल हुआ? जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन दिनों जो हैं वो अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं और मुख्तलिफ जो दिफाई और फौजी तनसीबात है अमेरिका की, उनका वो दौरा भी कर रहे हैं। और फ्लोरिडा में उन्होंने जो US सेंट्रल कमांड है, जिसको सेंटकॉम कहा जाता है, इसके हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया है। और इस दौरे के दौरान उनका इस्तकबाल जो है वो जो सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं जनरल माइकल एरिक कोरेला, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। और साथ ही इस मौका पर जो उनके साथ मुलाकात हुई, उसमें न सिर्फ बाहमी दिलचस्पी बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और फौजी तावन के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। साथ ही साथ फिर जो इलाकाई सलामती के मामलात हैं और पाक फौज और अमरीकी फौज के दरमियान जो तरबियत से मुतल्लिक अमूर हैं, उसके ऊपर भी बातचीत जो है वो की गई है। और दोनों जानब से इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया गया कि न सिर्फ तरबियती राब्तों को मजीद फरोग दिया जाएगा, बल्कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी पाकिस्तान और अमेरिका का जो तावन है वो जारी रहेगा। इस मौका पर आर्मी चीफ को जो जॉइंट ऑपरेशन सेंटर है सेंटकॉम का, उसका भी दौरा जो है वो करवाया गया और इसके सेंटर के हवाले से जो अमूर हैं उसके बारे में भी उनको तफसीली तौर पर जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। जी सिद्दीक, ये बताइएगा कि मौजूदा हालात में कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा आर्मी चीफ का? गैर मामूली अहमियत का हामिल है और इस दौरे के दौरान जनरल आसिम मुनीर को जो है वो गैर मामूली अहमियत का प्रोटोकॉल भी जो है वो अमरीकी हुकाम की जानब से दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस खित्ते में अहमियत है वो अमेरिका को मालूम है, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के हवाले से। तो ये जो सरकारी दौरा है आर्मी चीफ का, जिसमें वो ना सिर्फ आला अमरीकी हुकाम के साथ मिल रहे हैं बल्कि जो अहम इनके सरकारी ओहदेदारान हैं, फौजी ओहदेदारान हैं, और उनके साथ भी उनकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी हैं। मकसद इस दौरे का यही है कि न सिर्फ जो अहम इलाकाई अमूर हैं उसके ऊपर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो है वो बेहतर अंदाज में पेश किया जाए, और वो पेश किया भी आर्मी चीफ ने। ख़ास तौर पर जो गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी पाकिस्तान ने कर रखी है, उसके ऊपर जो अमेरिका के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस बारे में अपना दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान अपनी जो बुनियादी स्ट्रेटजिक और सलामती को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसले जो है वो कर रहा है। और उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले ऑपरेशंस हैं उसमें साथ साथ और तावन जो है, और इसके साथ साथ जो फौजी और दिफाई तावन है उसके फ़रोग़ के हवाले से भी दौरा जो है वो अहमियत का हामिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद आपका। ये तो था आर्मी चीफ का दौरा, इस हवाले से हमने आपको अपडेट किया। बैक टू द टॉपिक, और जो हम डिस्कशन कर रहे थे सऊदी अरब में और UAE में वो डिस्कशन हो गई
और अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से नए सेगमेंट की तरफ आएंगे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अभी हम आपसे एक बड़ी अच्छी खबर ये शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने अगले डोमेस्टिक क्रिकेट सीज़न के लिए ख़वातीन एम्पायर्स का कहा है कि उन्हें ख़वातीन एम्पायर्स की ज़रूरत है, विच इज़ रियली गुड। आप देखिए कि उससे पहले भी जो इंटरनेशनल आईसीसी के इवेंट्स होते हैं उसमें भी ख़वातीन एम्पायर्स को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है हाईलाइट, और प्लस ख़वातीन कमेंटेटर अब आपको डक बॉक्स में बैठी नज़र आएंगी जो कि पूरे मैच की कमेंट्री कर रही होती है, इंटरनेशनल मैचेस की। दिस इज़ रियली गुड। तो अभी पीसीबी की जानिब से भी ये इनिशिएटिव लिया है कि ख़वातीन एम्पायर्स की ज़रूरत है, जिसके लिए पीसीबी ने कसाफी स्टेडियम में लाहौर में जनवरी और फरवरी 2024 में इंडक्शन कोर्स का ऐलान कर। अच्छा, मैंने इससे पहले ये देखता था जब खासतौर पे आईपीएल होती है भारत के अंदर, या इवन के पीएसएल में भी हम देखते हैं कि हमारी जो फीमेल्स होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो सिंगर्स होती हैं उनको बुलाया जाता है, या फिर जो लीग्स होती है वहाँ पे हम देखते हैं कि जो ख़वातीन होती हैं जब कोई चौका छक्का लगता है वो बाउंड्री के करीब खड़े होकर वो डांस वगैरह करती हैं, या जिस तरह वो उनकी एक एक्टिविटी होती है। हाँ, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हमारी वीमेन डिजर्व करती हैं। ये सिर्फ एक वो सिंबॉलिक उनको नहीं करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है ना। एम्पायरिंग में ख़वातीन भी आगे आएँ, कमेंट्री बॉक्स में आके वो बैठे कमेंट्री करें, उनकी मधुर आवाज़ हम लोग सुने उनमें, तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसका पीसीबी को इदराक हुआ है या रियलाइज हुआ है। बट खाली ये नहीं है कि बस आप ख़वातीन से सिंगिंग करवा लें या डांस भंगड़ा करवा लें, ये चीज़ें भी ख़वातीन मेरा कहना है मर्दों से बेहतर कर सकती हैं। अब वो चीयर लीडर्स बहुत कम हो गए हैं। आईपीएल के मैचेस में शायद आपको नज़र आती हो, इंडिया में वो भी, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब आपको मैचेस में कब नजर आती है इंटरनेशनल मैचेस नहीं, वो ओपनिंग सेरेमनी वगैरह उसमें होता है कि वो उनके डांसिंग वगैरह में कुछ एक फेस्टिविटी एक्टिविटी है इस वजह से। लेकिन अब यह है कि पीसीबी की जानिब से जो है ये एक आगाही मुहिम कह लें कि इस तरह से पहले उनको बुलाया जाएगा, 3 दिन के अंदर जो भी इंटरेस्टेड होंगी उनको बेसिक जो नॉलेज है वो दिया जाएगा। उसके बाद चौथे दिन फिर उनके ट्रेन किया जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। फिर उसके बाद चौथे रोज़ उनके इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे, उनका फिटनेस देखा जाएगा, फिर उसके बाद उनको देखा जाएगा कि इनको कितनी नो हाउ है क्रिकेट की। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अक्सर तो वैसे जब से वो जदीद वो सिस्टम आया है हमारा वो एम्पायरिंग का जिसमें डिसीजन लिया जा सकता है, अक्सर औकात हम देखते हैं हमारे जो एम्पायर्स होते हैं वो फैसले गलत दे देते हैं, लेकिन वो रिव्यू में जाते हैं आप थर्ड एम्पायर से जाके ख़वातीन की सही फैसला और गलत फैसला देने की रेशियो क्या होगी? अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या लगता है? वो अब ऐसा थोड़ी है कि जो फील्ड पे एम्पायर खड़ा है उसने खुद अपना डिसीजन लेना है। ही इज कनेक्टेड और शी इज कनेक्टेड विद ऑल द वे, जो भी उसका है पीछे से ही उनको इंस्ट्रक्शन नहीं, वो अक्सर ऐसा होता है ना। अब बेशुमार ऐसे डिसीजंस होते हैं जब एम्पायर आउट देता है तो रिव्यू में जाते हैं तो वो आउट नहीं, रिवर्स हो जाता है, एलबीडब्ल्यू आउट है। उसके अलावा अच्छा फिर एक ये भी चीज होती है कि जिसकी उस दिन मोइन खान भी बता रहे थे, नहीं मोइन खान भी ये बता रहे थे कि कहते हैं कि हमारे जो अक्सर आउट होते नहीं थे वो क्योंकि विकेट कीपर होता है, वो अपीलिंग उनकी इतनी जानदार होती है, वो एम्पायर को ऐसे लगता है कि इतने शोर हैं तो आउट ही होगा। तो वो एम्पायर को प्रेशराइज करने के लिए भी एक टैक्टिक्स होती थी और एम्पायर देख के कर देता था। तो ख़वातीन तो वैसे हमारी माशाल्लाह असाबी तौर पे बड़ी मजबूत हैं, वरना ये होती है एक टैक्टिक्स कि आप इतना प्रेशर डालें, इस तरह अपील करें कि एम्पायर को भी लगे यार शायद मैं गलत हूँ, ये सही। आप वो जिसने शॉट मारी होती है उस बैटर को लगता है कि शायद वाकई मैं आउट हो गया हूँ। लेकिन ये है कि आई थिंक विद द एक्सपीरियंस एक तो ये है कि आपको समझ आ जाती है एग्जैक्टली। और इस मंथ के एंड तक आप अपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं, और उसके बाद पीसीबी आपको ये गोल्डन चांस दे रहा है कि वो तमाम ख़वातीन जो कि एम्पायरिंग में अपना जो है वो करियर आगे बनाना चाहती हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और जो हमारे ये डिस्ट्रिक्ट और क्लब लेवल के जो मैचेस हैं ना, जो ये अगर जो लोग सेलेक्ट कर लिया जाएगा जिन विमेन एम्पायर्स को, जो क्लब के जो मैचेस हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं वहाँ पर फिर ये अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे। अच्छा, वैसे भी एम्पायरिंग के अलावा हमारे वीमेन क्रिकेटर्स इस वक्त छाई हुई हैं। न्यूजीलैंड में देखें, वाइट वॉश किया न्यूजीलैंड को उन्होंने। उसके अलावा फिर दूसरी चीज़ पीसीबी की एक ये चीज़ अच्छी है, जो हमारी ख़वातीन क्रिकेटर्स हैं इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को भी रिवाइज़ किया गया है, उनको बढ़ाया गया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे पता लगता है हमारी जो ख़वातीन क्रिकेटर्स हैं स्पोर्ट्स के अंदर किसी भी तरह से दूसरे हमारे मर्दों से कम नहीं है। अच्छी चीज़ है, अब एम्पायरिंग में भी ख़वातीन सामने आएंगी और मेरा ख्याल है पता नहीं पीसीबी को कोई बहुत अच्छे मशवरे दे रहा है।
वरना ख़वातीन के आप देखें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में इनको उतना पे स्केल ही इनका इतना कम था और इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती थी। लेकिन आप देखें ना कि हल्का सा ख़वातीन को बूस्टअप किया है, इंकरेज किया है, आप कारकर्दगी देखकर वादे फ़र्क देख सकते हैं। विद द परफॉर्मेंस, हाँ एग्जैक्टली, विद द परफॉर्मेंस आप अपना जो 100% है वो फिर परफॉर्मेंस में दिखाते हैं और फिर पीसीबी पर वाक़या ये होता है या जो भी क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कि वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन डू वंडर्स। अगर ये है कि अगर आपको फाइनेंशियली टेंशन रहेगी ना कि हमारे इतने ज़्यादा खर्चे हैं और हमें, जैसे हॉकी का हाल है, हॉकी में इतने अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन क्या है कि उनकी जो टेंशन है ना वो डाइवर्ट है क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें इतना पे ही नहीं किया जाएगा, तो इस वजह से ना कोई हॉकी खेलना और पसंद करता है, वैसे भी किसी भी डिपार्टमेंट में आपको फोकस आप उसी टाइम हो सकते हैं जब आप मेंटली तौर पे किसी किस्म के डिप्रेशन में ना हो, परेशानी में ना हो। जब आपको इन परेशानियों से आज़ाद होते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये तो ख़वातीन की हमने बात कर ली, एम्पायर्स की। अब ज़रा जिस तरह इससे पहले जो हमने सेगमेंट किया है बाकायदा तय हो चुका है कि अब इलेक्शंस हर सूरत में हो के ही रहेंगे। अब जो नया डेटा सामने आया है, वोटर्स की तादाद आपको पता है हर साल इजाफा होता है, लेकिन पहली दफ़ा जाहिर बात है आबादी में इजाफा होगा तो वोटर्स की तादाद में भी इजाफा होगा। पहली दफ़ा ख़वातीन और मर्द वोटर्स की तादाद में 1 करोड़ का डिफरेंस आया है, यानी कि 6 करोड़ 93 लाख मर्द वोटर्स की तादाद है और 5 करोड़ 93 लाख ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है, यानी कि 1 करोड़ से नीचे हुआ है। डिफरेंस जो है 1 करोड़ से कम हो गया है। जो टोटल वोटर्स हैं उनकी तादाद है जी 12 करोड़ 80 लाख। इतने लोगों ने वोट कास्ट करना है और फिर उसके बाद जो भी डिसीजन होगा, जो भी जीतेगा वो इस मुल्क के अंदर वो पार्टी इक़्तिदार में आएगी। लेकिन अपना हक़ राय दही इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए है और वोट ज़रूर कास्ट करना चाहिए है। मेरा ये ख्याल है कि वोट कास्ट ना करना भी एक आपकी समझ लें कि मुल्क के साथ सिंसेरिटी पे सवाल होता है। आपकी जिम्मेदारी है, अगर कोई शख्स आपको नापसंद है आप मुखालिफ को अपने मनपसंद शख्स को वोट दें, लेकिन आपकी ओपिनियन होनी चाहिए। अगर आप वोट, यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान में ख़वातीन की सियासत के अंदर दिलचस्पी हम देखते हैं कि उस तरह नहीं होती है। हालांकि ख़वातीन का बड़ा वाइटल रोल होता है सोसाइटी में और ख़वातीन लीड करती हैं। पाकिस्तान को तो ये एजाज़ हासिल है कि पहली इस्लामी दुनिया की जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं बेनज़ीर भुट्टो, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। आप ख़वातीन अगर पॉलिटिशियंस को देखिए सारी रिजर्व सीट्स पर आती हैं। इस किस्म की सोसाइटी के अंदर एक खातून सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बहुत कम है। या तो वो ऊपर सेनेट से आती हैं या फिर जो रिज़र्व कोटा होता है, रिज़र्व सीट्स होती हैं, ख़वातीन उस तरह आती हैं। डोमेस्टिक लेवल से कोई प्रोग्रेस ये नहीं है कि कोई नहीं करती हैं। डोमेस्टिक लेवल पर भी ख़वातीन है जो कि प्रोसेस करती हैं, लेकिन उसके बाद वो ऊपर तक MNA MPA तक नहीं जा पाती हैं। लेकिन उस तरह से प्रोग्रेस उनकी होती नहीं है। और जो MNA MPA की पोजीशन पे बैठी होती है उनकी वो डोमेस्टिक लेवल से उनकी ग्रूमिंग हुई नहीं होती है। वो एक तो है बाकायदा एक्टिव रोल प्ले करना पॉलिटिक्स के अंदर, इलेक्शंस कंटेस्ट करना, लेकिन जो भी ख़वातीन है वो चाहे इलेक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेती हैं, वोट तो आपकी आईनी जिम्मेदारी है। वोट कास्ट करना चाहिए। आपको चाहे इलेक्शन से दिलचस्पी है सियासत से या नहीं है, लेकिन बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार शहरी के आपका हम सबका अखलाकी फरीज़ा लेकिन अब ये देखें ना कि अगर वोट कास्ट करने के लिए अगर कोई जाता भी है, जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो तो मतलब PTI के अलावा किसी और को वोट कास्ट नहीं करेंगे। वो तो चाहेंगे कि और PTI के जिन लोगों को टिकट्स, आप ये देखिए कि अब जो लोग आ रहे हैं या जिनको टिकट्स दी जाएंगी वो उनकी कारकर्दगी क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, या फिर उनके अंदर उन्होंने अपने एरिया में काम क्या किया है। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये बंदा एलिजिबल है। सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि हु इज़ द फेस, पार्टी का फेस कौन सा है ये नहीं देखना। आपके एरिया के अंदर जिस बंदे को टिकट मिला है किसी भी पार्टी की तरफ से है, चाहे वो PMLN की तरफ से है, चाहे वो PTI की तरफ से है, सिर्फ लाहौर की पंजाब की अगर बात करें, पीपल्स पार्टी तो यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो जिस शख्स को, जिस कैंडिडेट को मिला है वोट, अगर उसको लास्ट ईयर भी मिला है या उससे पहले भी मिला, उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, उसने आपके एरिया में कितने चक्कर लगा लिए। अगर कोई उसके पास जाता है अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए तो वो कितनी प्रॉब्लम फेस करता है। ये MNA MPA खुद रहते रिचेस्ट एरियाज़ में हैं, जो डाउनटाउन एरियाज़ होते हैं किसी भी शहर के अंदर, और उसके बाद अपने अपने हलके के अंदर चक्कर लगा लिया, ना लगाया तो ना लगाया। इस सब का ताल्लुक आपके पॉलिटिकल अवेयरनेस और शऊर से है।
वोट की ताकत, ये एक लम्हा ऐसा होता है हम सबका जब आप वोट कास्ट कर रहे होते हैं और वो आपको पता है कि बिल्कुल आप बैलेट पेपर में जब आप वो स्टैम्प करते हैं या थंब लगाते हैं तो आप उस वक्त कोई नहीं होता, वो एक लम्हा ऐसा होता है जिसमें आप जज होते हैं और हम लोग समझते हैं कि शायद हमारे वोट की अहमियत नहीं है। आपके ही वोट से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आपके वोट से पॉलिटिशियन जीतते हैं और आपके ही वोट की ताकत से हारते हैं। वैसे तो इतने कवानीन बने लेकिन इस सब के बावजूद ख़वातीन को पोलिंग स्टेशन तक लेकर आना अभी तक उस तरीके से कामयाब नहीं हो सके हैं। तो ख़वातीन और मर्द जो भी सोसाइटी का हिस्सा हैं उन सबकी ये आईनी जिम्मेदारी है कि वोट का इस्तेमाल लाजमी करें। सियासत से आप जब किनारा कश होते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी के बगैर जो भी शख्स आता है इलेक्शंस के अंदर जीत कर तो वो फैसले करता है, तो फिर आप अगर वोट कास्ट नहीं करें ना आप उसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। Exactly. ये आईनी जिम्मेदारी है कि आप अपना हक राय आप इस्तेमाल अपना करें। हक राय इस्तेमाल करें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, हिजामे का लफ्ज़ अक्सर हम सुनते हैं, ये एक मेडिकल थेरेपी है लेकिन हिजामे की प्लस पॉइंट ये है कि ये सुन्नत रसूल भी है और बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये अकीदा है, ये हमारा ईमान है, ये बिलीव है कि जो भी चीज़ सुन्नत होती है उसका मेडिकली भी फ़ायदा होता ही होता है। लेकिन आजकल जितनी मर्जी मॉडर्नाइजेशन आ गई है, जदीद मेडिकल इन्हेंसमेंट हुई है, बट फिर भी हिजामे की सुन्नत, उसकी अफादियत और उसकी अहमियत आज भी उसी तरह बरकरार है। बिल्कुल इसी तरह से है और हिजामा करवाना भी चाहिए है। एक तो सुन्नत रसूल है, दूसरा मेडिकल टर्म में उसके बहुत से फ़ायदे हैं। आपका ब्लड के अंदर जो टॉक्सिफिकेशन जो ब्लड होता है वो निकल जाता है। आपके कोई किसी किस्म का कोई दर्द हो रहा होता है तो हिजामा करवाने से आपके दर्द में कमी आती है, मुकम्मल आप शफायाब होते हैं। मतलब आपके ब्लड के अंदर से जो गंदा खून है ना, जो टॉक्सिक है, और इट्स नॉट पेनफुल, इट्स नॉट हार्मफुल, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर स्किन। कुछ लोग स्टमक का करवाते हैं, कुछ लोग सर का करवाते हैं, मतलब बॉडी के किसी भी हिस्से का करवाते हैं। वो इसी करवाया में जा बात सकता है। करेंगे हिजामा एक्सपर्ट नवीद सरफी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपके वक्त का। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। नवीद साहब, हिजामा हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, सबसे पहले बताइएगा इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है, हमारी सेहत के लिए कितना मुफीद है, और फिर ये भी कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा, एक ही दफ़ा करवाना चाहिए है, अगर बार बार करवाना है तो कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद ये करवाना चाहिए है? इसमें ऐसे कि अगर तो आपका कोई भी मसला हो, जैसे कोई माइग्रेन का इशू है, कोई स्टोमिक का इशू है, इंटेस्टाइन का इशू है, किडनीज के मसाइल हैं, लीवर का मसाइल है, लंग्स का इशू है, तो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स हम लगाते हैं और पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक जरूरत हो तो उसको 2 या 3 सेशन किए जाते हैं। सिर्फ जनरल फिटनेस के तौर पे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सिर्फ 16 पॉइंट्स अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उससे ये होता है कि जो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक होता है वो निकल जाता है। जैसे कि हदीस में इसके जरिए आने वाली बीमारी में इंसान शफायाब हो जाता है। मतलब कि जब आपकी बॉडी का जो टॉक्सिक होता है, जो आपकी कैपिलरीज में रुका होता है, वो सारा इसके जरिए निकल जाता है। और इसमें अगर कुछ आप पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स हैं, स्टोमिक के, लीवर के पॉइंट्स, इसके लगाने से भी आपकी बॉडी डिटॉक्स। ठीक है। अच्छा नवीद साहब, बिल्कुल ये तो आपने बताया। अच्छा, फिर ये भी कहा जाता है कि हिजामा जो है ये अगर हर 2 माह बाद या 3 माह बाद इसको ना करवाएं तो उससे भी थोड़ा बहुत हार्म होता है। आपको क्या कहेंगे, आप एक ही दफ़ा करवाना चाहिए है या क्या सजेस्ट करेंगे कि हर 2-3 माह के बाद करवा लेना चाहिए है? बात की चीज़ के तरीके एक ना आपको हदीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चांद की 17, 19 और 21 की जो कमी महीने की बेहतर है आई थिंक राब्ता There is some disconnect हो गया है। distortion. लेकिन ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि हिजामा करवाने से आपको अच्छा खुद भी ना फील होता है, क्या? हमारे अंदर क्या बेहतर फील हो रहे हैं, आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। हमारा इतना टॉक्सिन ब्लड होता है, अगर हम ये करवाते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना इसका फ़ायदा आपको हो रहा है, वो क्या वो ब्लड जो टॉक्सिन है हमारे जिस्म से निकल रहा है, तो हमारी सेहत के लिए भी मुफीद है। और सेहत के लिए मेरा ख्याल है कि हम सबको
एक आधी दफ़ा तो लाजमी हिजामा करवाना आई चाहिए। थिंक ये तो हिजामा एक्सपर्ट है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम, मतलब वंस इन अ लाइफ है, या आपको वंस इन अ ईयर लेना चाहिए है, या एवरी फ्यू मंथ्स इसको रिपीट करना चाहिए है। नवीद साहब हमारे साथ फिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम इसकी टाइम ड्यूरेशन के हवाले से बात कर रहे थे। नवीद साहब, एक तो ये बताइएगा कि कितनी देर के बाद हिजामा का एक सेशन ले लेना चाहिए है, और प्लस क्या किसी भी किस्म का किसी मर्ज़ में कोई मुब्तला है पेशेंट वो हिजामा ले सकता है, करवा सकता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर इंसान किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला है तो उसकी हम बीमारी के मुताबिक ही उसके पॉइंट्स वगैरह लगाते हैं। जैसे यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर है, इंटेस्टाइन का इश्यू है, तो इनफर्टिलिटीज़ के मसाइल हैं, तो उसमें पेशेंट की कंडीशन को मद्देनजर रख के ही उसके पॉइंट्स लगाए जाते हैं। और बेसिकली ये अमराज के तौर पे भी लगवाया जा सकता है। अगर किसी को कोई मसला है, कोई बीमारी है, तो उसमें भी लगवा सकते हैं। और अगर आपके जैसे सवाल था कि कितनी देर बाद करवाना चाहिए, तो इसमें ऐसा है कि अगर पेशेंट को कोई भी मसला नहीं है, उसको सुन्नत के तौर पर बॉडी को डिट करने के लिए 3 माह बाद या 6 माह बाद एक दफ़ा हिजामा करवा लेता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर आदमी होता है उसमें हम पेशेंट को स्टार्ट होते हैं जो लगाने के लिए, उसमें 2 या 3 सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट का जो भी मसाइल होते हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है कि पेशेंट जो है वो बेहतर हो जाता है। अच्छा, ये कितनी देर का प्रोसीजर होता है हिजामे का, अगर आप इस बारे में बता सकें? और लोग डरते हैं कि अगर, क्योंकि इसमें प्रिक करना होता है आपको सुई से और फिर से ब्लड निकलता है, तो शायद लोगों के माइंड में है कि painful है पेनफुल, या नहीं, इस तरह का कोई मसाइल नहीं है कि पेनफुल वाला मामला नहीं है। बस ये दिखने में इस तरह लगता है कि अक्सर लोग तो यूट्यूब पे या फेसबुक पे वीडियोस वगैरह लोग देखते हैं, तो जब वो टॉक्सिक या ब्लड जो बाहर नजर आ रहा है तो उसकी वजह से लोग थोड़ा सा डर जाते हैं देख के। ये बहुत ज़्यादा दर्द वाला मामला है। इसमें ये होता है कि हमें 1 या 2 सेक्शन क्रिएट करके वैक्यूम कप लगाना होता है, उसके ऊपर माइनर से स्क्रैचेस लगाने होते हैं। वो कोई वो डीप कट नहीं होता कि जैसे स्क्रैच आप समझते हैं कि जैसे पंजाबी में जिसे खरोच कहते हैं, खरोच लगाना, बिल्कुल नॉर्मल सा स्क्रैचेस लगाते हैं। उसके साथ एनेस्थीसिया जेल भी हम अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर, ताकि वो थोड़ा मौसम हो जाता है। और उसके लगाने से कोई दर्द नहीं है, कोई ऐसा कोई मसाइल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन हज़ारों पेशेंट का हिजामा किया है और तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं हमारे क्लिनिक को। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पंजाब हेल्थ कमीशन से बाकायदा रजिस्टर्ड क्लिनिक है। और आप जैसे देखेंगे मुआशरे में कुछ अताई क्वैत लोग हैं, तो ठीक है, बिल्कुल सही। नवीद सैफी साहब, कथा कलामी की माजरत, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी ब्रेक के बाद आपको खुशरामदीद कहते हैं, और अभी पॉलिटिकल सेगमेंट में हम इलेक्शंस की ही बात करेंगे। अब सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो की जानिब उम्मीद से से ज़्यादा यकीन पर बात हो गई है इलेक्शन ना? के पीछे, हाँ, लेकिन उससे पहले एक डिसीजन ये आया था लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक लेटर जारी किया गया था, या रिक्वेस्ट की गई थी, रिक्वेजिशन दी गई थी कि जो आरओज़ है ना, उनको ब्यूरोक्रेसी को रिक्वेस्ट की गई थी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स हमें चाहिए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। अब उसके बाद उसका फैसला आया, तो उसके बाद और अब लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि कल से बाकायदा जो है ना कागजात नामजदगी जो है इलेक्शन कमीशन शेड्यूल्ड इलेक्शन कमीशन जारी कर दिया है। कल से कागजात नामजदगी जमा होंगे, अनाउंसमेंट होगी और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी इस इलेक्शंस में नई आई हैं, जिनमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, जो कि पहली दफ़ा अपने निशान के साथ, गो के लोग पॉलिटिशियंस वही हैं जो इससे पहले डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को सर्व कर चुके हैं, लेकिन अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इन इलेक्शंस में मुस्तकबिल क्या होगा, क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, और आवाम के अंदर कितनी हद तक पेनिट्रेशन या आवाम को अपने मंशूर के ज़रिए अट्रैक्ट करने में कामयाब होगी, इसी पर बात करेंगे। सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फ़याजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग सर। चौहान साहब, अगर मैं वोटर हूँ, एज ए वोटर मैं क्यों इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इलेक्शन डे पे वोट करूँ सर? वजह क्या है, क्या ऐसा मंशूर है आपका जो मुझे अट्रैक्ट करेगा कि मैं आपको वोट कास्ट करूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे पहले तो हमें इस वजह से वोट कास्ट करेंगे कि हम कोई दहशतगर्द नहीं है। आप हमें इस वजह से वोट कास्ट करेंगे कि हम फसाद फिल अर्ज के नंबरदार नहीं है। आप
वजह से कास्ट करेंगे कि हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की बात कर रहे हैं। आप हमें इस वजह से वोट कास्ट करेंगे कि हम पाकिस्तान में इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं। आप हमें इस वजह वोट कास्ट करेंगे कि हम पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के अलमबरदार नहीं है। आप हमें इस वजह से वोट कास्ट करेंगे कि हम पाकिस्तान के अंदर बाहर की यहूदी लॉबी और ख़त्म नबूवत के मुनकरों की लॉबी के हाथों में इस्तेमाल होने वाली पार्टी नहीं है। हमें इस वजह से वोट कास्ट करेंगे कि हमारे जितनी कायदीन हैं हमारी पार्टी के हम जितने लोग हैं जिन्होंने हमने ये नई पार्टी बनाई है, सारे के सारे रियासत के मामलात चलाने, वजारतें चलाने और हुकूमतें चलाने का 5 साल से 30 साल का तजर्बा रखते हैं। आप इस वजह से भी हमें वोट कास्ट करेंगे कि हमने पीटीआई की हुकूमत के अंदर हम में से किसी बंदे के ऊपर अल्लाह पाक के करम से कोई चीज़ ऐसी प्रूव नहीं है कि आप हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएं कि जनाब हम तो सजा याफ्ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, 20 वजूहात है। ये चौहान साहब जो बातें आपने गिनवाई हैं, हाँ 100% इनमें कोई दो राय तो नहीं है तो बातें ठीक, लेकिन सर ये सब कुछ क्रेडिट आपके पास है, ये सब आपने अपने लिए गिनवाया है। अवाम हमारा सवाल ये था कि एज अ वोटर अवाम के पास आप क्या कहेंगे, हमारी पार्टी ऐसी है, हमारी पार्टी ऐसी है, हमारी पार्टी ऐसी है, ये तो पार्टी का क्रेडिट है ना। आप लोग अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, और जो अगर 20-20 साल का तजुर्बा जिनका है, आप कह रहे हैं वो भी इस पार्टी में मौजूद है, तो वो क्या क्या कर चुके हैं? मैं बताता हूँ जी आपको। अवाम को हम ये पैगाम लेकर आए हैं कि हम इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आकर जो 300 यूनिट से कम सार्फिन है बिजली के, उनको बिजली मुफ्त मिलेगी। हमारा मैनिफेस्टो है कि कम से कम तनख्वाह 50,000 पे हम करेंगे मजदूर की। हमारा मैनिफेस्टो ये है कि मोटरसाइकिल सवार को ½ लीटर पे पेट्रोल मिलेगा। हमारा मैनिफेस्टो ये है कि 12 एकड़ रखने वाले ज़मीन और उससे कम रखने वाले ज़मीन को आप जनाब बीज और खाद और इसी तरीके से उनकी जनाब ट्यूबवेल का जो बिजली का बिल है वो सरकार अदा करेगी। हमारा मैनिफेस्टो ये है कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर हम डिस्पेंसरी बनाएंगे पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ पे हमारी हुकूमत होगी, कि जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डिस्पेंसर, फ्री जनाब आपकी अद्वियात मिलेंगी। हमारा जनाब मैनिफेस्टो ये है कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के कवानीन का पहरा देंगे। हमारा लंबी फहरिस्त है। लेकिन चौहान साहब आपने बिल्कुल सही, आपने जो फहरिस्त गिनवाई ठीक है, लेकिन सर जब आपने कहा कि लोग हमें इसलिए वोट दें, लेकिन मैं अगर एज ए वोटर मैं इसके काउंटर में मैं भी सवाल करूं कि मैं शायद आपको इसलिए वोट ना दूं चूंकि जो इस पार्टी के लोग हैं, फिरदौस आशिक कमान साहिबा हैं या जहांगीर तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, सर ये वही लोग हैं जो इसी शद्दोमत के साथ मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ अपनी वफादारियाँ भी बदलते रहे हैं। और सर कोई एक चीज़ ऐसी हमें नज़र नहीं आई है कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्होंने कोई परफॉर्म किया हो, कोई इनकी क्रेडिट पे चीज़ हो। आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में है, हो सकता है ये अगले इलेक्शन में किसी और पार्टी के साथ हो, तो सर हालत तो आवाम की नहीं बदली है। मुजाद, आपने पिछला वोट किसको दिया था? अब हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सर मैं अब किस पार्टी को, मैं वैसे इलेक्शंस ड्यूटी पर थी। आई एम रियली सॉरी एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ टू से दैट। मैं वही कह रही हूँ। अच्छा मैंने वोट कास्ट नहीं किया था। मैंने वोट कास्ट नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक MNA के लिए मैंने वोट PTI को दिया था और नीचे MPA के लिए मैंने वोट तराजू को दिया था, जमात इस्लामी को। अच्छा सुनो, अब मुझे बताओ जिसको आपने MNA के लिए टिकट दिया उस पार्टी के अंदर सारे चेहरे क्या ऊपर से अल्लाह पाक ने ताजा बना? सर आपकी बातों से मुतासिर होकर दिया था चौहान साहब, उस वक्त तब्दीली के सुखेल थे आप, आपकी बातों से मुतासिर हुआ था मैं। तो पूरी बात तो सुन लो जल्दी से। जी जी। आपने कहा कि कोई नया चेहरा नहीं है IPP में, फला पुराना चेहरा, फला पार्टियां चेंज। जिसको पिछली दफा आपने वोट दिया वो पार्टी 99.9% जनाब उन लोगों में मुश्तमिल थी जो 4-4, 5-5, 6-6 दफा जनाब पिछली पार्टियों में वो क्या आए थे। उनके जितने मिनिस्टर थे सारे के सारे जनाब सूबाई भी और जनाब दूसरे भी वो आने वो थे कि जो 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले PTI में शामिल हुए थे इलेक्शन में 2018 के।
तो भाई ये चीज क्राइटेरिया नहीं है। देखो तो जो हाँ साहब वो जो आपकी बातें थी, आप इन्हीं चीजों को डिफेंड किया करते थे जब उस वक्त हम आपसे ये सवाल करते थे। जोहान साहब जब आप पीटीआई में थे, मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात सुने, जोहान साहब बिल्कुल सही कहा, जब आप पीटीआई में थे, व्हेन दैट टाइम यू वर इन पीटीआई, तो आप यही सवाल हम आपसे करते थे, आप में काउंटर आर्गुमेंट देते थे। मुझे सुन, मेरा छोटा भाई है, सुनो, मेरी वजह से थी तो जनाब मेरी वजह नहीं, इस दफा आईपीपी रुके, चलो बार जोहान साहब ऐसे ना करें, आप तो 2 वोट पे गई थी, उन्हें पक्के करके जा रहे हैं। जोहान साहब आप तो अच्छा, ये वैसे जोहान साहब की खूबी ये होती है, सीजनल पॉलिटिशियन, जहां मौका मिलता है वहां इलेक्शन कैंपेन। जोहान साहब को बोलने में मलिका है, इनसे आर्गुमेंट में आप विन नहीं कर सकते। लेकिन जोहान साहब वैसे बात तो वैलिड है ना, देखिए अवाम है, सवाल है ना एक, स्पेशली जो कि एक गैप आया है पीटीआई के जो वोटर्स हैं, वो तो चाहेंगे ना कि जो पहले टिकट होल्डर थे, जो तब्दीली के वादे करते थे, अभी भी हम उन्हीं को चाहेंगे, लेकिन वो अब पीटीआई के तब्दीली आई क्या यार, छोड़ो सारी बातें, इधर रुक जाओ। आप बताओ 50 लाख घर बन गए, 1 करोड़ नौकरियां मिल गई? नहीं मिली ना अभी। अब यही बात है, अभी अगर आप लोग आते हैं इक़्तिदार में, आप जैसे कह रहे हैं कि 50,000 मिनिमम वेज होना चाहिए मजदूर का, जोहान साहब आपको लगता है कि 50,000 होगा? अभी हुकूमत की तरफ से 32,000 लड़ कर किया गया है, वो भी अगर पीपल्स पार्टी सिंध में ना करती तो शायद विफाक नहीं राजी थी 32,000 करने के लिए, वो तो 35,000 करना चाहते थे। 50,000 कैसे मिलेगा? IMF आपको करने देगा सर, IMF आपको करने देगा। आप ये भी तो देखिए, आप वादे जरूर कर रहे हैं, यही चीज तो इमरान खान ने की थी, बड़े बड़े वादे करके ये कर देंगे वो कर देंगे, और सर अभी कुछ भी नहीं, अभी आप लोग भी उसी तरह बड़े बड़े वादे ही कर रहे हैं। खत्म होगी बात कि अभी है, और नहीं अब आप नहीं सर, अब आपसे शुरू होना है। अब सुन लो तसल्ली, अब टोकना ना बीच में 3-4 मिनट जनाबे वाला। हमने कोई वैसे ही मुंह उठा के 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाली जनाब पड़क नहीं मारी। हमने अमेरिका से गुलामी से जनाब निजात दिलाने का झूठा नारा लगा के पाकिस्तान की आवाम को पाक फौज और पाकिस्तान की रियासत से आज़ादी हासिल करने की तरफ नहीं लेके गए। हमने रियलिस्टिक बात की है। अरबों पे आप दोनों जनाब मुअज़्ज़ज़ हस्तियों से गुजारिश है मेरी कि आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 15 साल से अरबों रुपए बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम के तहत बांट दिया जाता है और सिर्फ आवाम को भिखारी बनाया जाता है। 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 7,000 देके हमने वही अरबों उसको सिस्टमैटिक तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से, एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हुए अपने इस मैनिफेस्टो को हमने मटेरियलाइज करना है और उसको पूरा करना है। हमने कोई अनहोनी बात नहीं की, हमने अच्छी खासी रिसर्च करके, पेपर वर्क करके, रियलिस्टिक बुनियादों के ऊपर चीजों की जांच पड़ताल करके हमने ये मैनिफेस्टो दिया है, और तो मुश्किल नहीं है ये। हमने वही पैसा जो अरबों रुपया, कई 100 अरब रुपया हर साल लगा दिया, बिल्कुल हासिल वसूल आवाम भिखारी बन गए। जोहान साहब बिल्कुल आपने सही कहा है, ठीक है ये होगा, लेकिन सर वो कहते हैं ना कि अमल लाजिम है तकमीले तमन्ना के लिए। सर अभी तो आपके पास इलेक्शंस के लिए लोग ही नहीं है इतने कि वो हर हल्के में खड़े हो सके। सर बहुत कठिन और लंबा सफ़र है, चंद इलेक्टेबल्स आपके पास हैं, कैसे आवाम आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? सर अभी तो आप लोगों के लिए तो बहुत तवील सफ़र पड़ा है। इलेक्शन की साइज वजात, इलेक्शन की साइज बड़ी मुख्तलिफ होती है। एक होती है तंजीमी सियासत, एक होती है इलेक्शन की सियासत, एक होती है आजकल नई सियासत आई है सोशल मीडिया की सियासत। ये तीनों सियासतों में जमीन आसमान का फर्क है। इलेक्शन की पॉलिटिक्स होती है जिसमें जो कैंडिडेट होता है, जो इलेक्टेबल होता है, जो 5, 10, 15, 20, 30, 40 साल से अपने शहर और अपने हल्के में आवाम की खिदमत कर रहा होता है, वो उसे पता होता है कि पॉकेट्स कौन कौन सी हैं, बरादरियां कौन कौन सी हैं, धड़े कौन कौन से हैं, किसके साथ में कत्ल के पर्चे के अंदर, 307 के पर्चे के अंदर, उसकी जनाब बेटी की शादी के ऊपर, उसके बच्चे के दाखिले के ऊपर, उसकी थाना कचहरी के ऊपर, उसकी तहसील पटवार के ऊपर, उसके महकमा माल के मामलात के ऊपर, उसके घर का किचन चलाने के ऊपर, उसके खर्चे पूरे करने के ऊपर, उसके घर के यूटिलिटी बिल्स तक अदा करने के ऊपर किस किस अंदाज से कहां पे वो बंदा खड़ा हुआ, और उसको भी पता होता है जो दूसरा बंदा होता है कि यार ये बंदा मेरा दुख दर्द का सज्जन है। वो जब वोट पोल करने की बारी आती है तो फिर उन चीजों को मटेरियलाइज किया जाता है।
घर बैठ के सोशल मीडिया पे जलसे करो और 12,000 से 36,000 बंदा हो और उसको आप फेक किस्म की स्क्रीन बना के 12 लाख और 13 लाख करके शो कर दें, ये तो बड़ा आसान है। लेकिन वो वाली इलेक्शन की पॉलिटिक्स और फिर उस वोटर को घर से पोलिंग स्टेशन पे लाना, पोलिंग स्टेशन से पोलिंग बूथ पे लेके आना, ये पूरी एक साइंस है और बड़ी मुख्तलिफ साइंस है। बिल्कुल सही है, ये पूरी एक साइंस है, आपने सही कहा है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप लोग इस मामले में बड़े मजे हुए हैं, बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं सर। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, हम इस वक्त लाहौर में बैठे हैं, लाहौर के सारे हलकों से आपके पास शायद आपके उम्मीदवारों के नाम नहीं होंगे कि हर हलके में खड़े होने के लिए आपके पास उम्मीदवार। और सर क्या पीपल्स पार्टी तो लाहौर के अंदर इतनी एक्टिव है नहीं है, एंटी पीटीआई सियासत करनी है वो समझ आ गया। पीएमएलएन वो भी तो यहाँ पर है ना, और पीएमएलएन का गढ़ है ये, कोई एडजस्टमेंट होगी या फिर आप लोग भी खुल के पीएमएलएन की पार्टी एडजस्टमेंट करने जा रही है? मैं वही पूछ रही थी, कहाँ एडजस्टमेंट होगी? कोई मिल के इक़्तिदार में आएंगे? अगर आएंगे भी तो अंदर क्या बातें हो रही हैं, किसको सीएम मिलेगा? पीएमएलएन सीएम किसी और को तो नहीं बनने देगी। बात ये है कि इंशाल्लाह आईपीपी और इकट्ठे एडजस्टमेंट करके वफाक के अंदर ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब कैंडिडेट हैं वज़ारत उज़्मा के, और सूबे के अंदर जो हालात व वाक़यात होंगे उसके मुताबिक चीज़ें तय हो जाएंगी। और आप मुझे बताएं 10 मेंबरों के साथ है मरियम नवाज इज गोइंग टू बी द सीएम, वो कैंडिडेट है सीएम के लिए। वक्त के साथ चीजें सारी तय होंगी। 10 वोटों के साथ चौधरी परवेज लाई साहब वजीर आला बन सकते हैं, 16 वोटों के साथ जनाब मंजूर भट्टो साहब वजीर आला बन सकते हैं। बिल्कुल चौहान साहब आपने सही कहा है, लेकिन चौहान साहब आपने बड़े आराम से कहा है कि पीएमएलएन के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी। चौहान साहब माजी का प्याज चौहान मेरी आंखों के सामने आ रहा है, आप अकेले होते थे और पूरी पीएमएलएन को नकेल डाली होती थी आपने, सिसिलियन माफिया और क्या कुछ बेगम सफदर अवान, तो वो ये चीज हजम नहीं हो पा रही। बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना हमारा बड़ा डिस्टर्ब हो गया है। मैं जवाब दे देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि माजी की बात करें तो 1903 के अंदर जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस इख्तियार की थी, जनाब शमूलियत, और 8 साल कांग्रेस की सियासत करने के बाद वो 1916 के अंदर जनाब मुस्लिम लीग ज्वाइन थे, और 1916 में मुस्लिम लीग ज्वाइन करने से लेके 1940 तक मोहम्मद अली जिन्ना है ना, तो कांग्रेस है। बात सुन लो ना यार, पूरी बात याद सुनो यार, सियासत के अंदर बैकडोर सुने ना। जी फिर मुझे ये बताओ कि 1916 से लेके 1940 तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत अल्लामा इकबाल 1938 तक अलहदा मुसलमानों के मुल्क के कायल नहीं थे, वो बरे-सगीर के अंदर सरकार बरतानिया की छतरी की तरह उनकी इज्जत और वकार के कायल थे, लेकिन 1940 में वो अलहदा पाकिस्तान के कायल हो गए थे। कहने का मकसद ये है कि वक्त के साथ साथ चीजें दूसरा, मैं कोई नून लीग तो नहीं ज्वाइन कर रहा, मैं तो आईपीपी के अंदर हूँ, सीट एडजस्टमेंट होनी है, मैंने औकाफ के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ना है, जहांगीर तरीन साहब ने औकाफ के निशान पे लड़ना है, अलीम खान साहब ने औकाफ के निशान पे लड़ना है, हमने शेर के निशान पे तो नहीं लड़ना। लेकिन वक्त के साथ साथ सियासत जो है वो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है, एक बात ज़हन में रखिएगा। दूसरा, अगर आपकी बात जमात होगी आपकी या बाकी तमाम लोग जो कि उड़ के गए हैं, या ये हो कि पीटीआई के साथ जब दोबारा से हालात मामूल पर आए, सब ये पंछी जो है वापस अपने घरों में चले जाए? यार बाकी चले जाए, फयाज चौहान कभी थूका हुआ चाटता नहीं है, एक बात याद रखिए। राइट, बिल्कुल ठीक हो बस गया, यार समझ आ गई आपकी बात की। मैं यही पूछ रही हूँ कि अब अगर सीट एडजस्टमेंट आपकी होती है पीएमएलएन के साथ, आई मीन अब ये तो डिपेंड करता है कि इलेक्टेबल्स आपके साथ है और ये करना है, और पीपल्स पार्टी के साथ भी बड़ी नाराज़गियाँ सब पीएमएलएन की चल रही हैं। आप लोगों के अंदर क्या एक्सेप्टेबिलिटी आएगी अगर आपका ही अगर कोई सीएम आ जाता है और सीट सारी पीएमएलएन के पास होती हैं, उनकी बातें मानना, उनके बिल्स पास करवाना, जो भी सीएम होगा ही हैज़ टू ओबे जो भी पीएमएलएन के डिसीजंस होंगे, ये बड़ी एक चीज़ है। मेरे दोनों मुअज़्ज़िज़ दोस्त तसल्ली से सुन लें, मैं पिछले 6 महीने से पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे एक आइडियोलॉजी और एक फलसफा और एक नजरिया पेश कर रहा हूँ। वो क्या, आपको भी दोहरा देता हूँ। वो बंदा ना सियासतदान हो सकता है, ना सियासी जमात हो सकती है, वो ग्रोह कि जो 4 चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता और 4 चीजों पे प्ले नहीं कर सकता। एक अपना ज़ाती मफाद, एक अपनी पार्टी का मफाद, एक अवाम का मफाद और एक मुल्क और रियासत का मफाद।
जो इन 4 मफादात के ऊपर अपने आप को झुका नहीं सकता, बैठा नहीं सकता, निगोशिएट नहीं कर सकता, टेबल टॉक नहीं कर सकता, अपने मुखालिफ के साथ मिल के चल नहीं सकता, वो सियासतदान भी नहीं है और वो सियासी जमात और भी जो नहीं है। तमाम लोग पीटीआई छोड़ के आईपीपी में आ गए हैं, वो किस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके आए हैं आपकी इन्हीं चारों बातों को रखते हुए? पाकिस्तान को कंप्रोमाइज करके आए हैं। जब आपको पता है कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यहूदी लॉबी और खत्म नबूवत के मुनकरों की लॉबी के हाथ पे चढ़ के पाकिस्तान की सियासत को, रियासत को, मईशत को दाव पे लगाया, पाक फौज और पाकिस्तान की वो फौज कि जिसका बच्चा और जिसका जवान और जिसका अफसर हर रोज 200 लेके 30 बंदे डेली पिछले कई माह से, पिछले कई सालों से कुर्बानियां दे रहे हैं, अपनी जान जाने अफ्रीका के सुपुर्द कर रहे हैं। उन कुर्बानियों के नतीजे में मैं और आप सुख के साथ बैठे, मैं अपने ड्राइंग रूम में और आप अपने स्टूडियो में जनाब सुकून के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल साबिक चेयरमैन ने उस पाक फौज के खिलाफ नफरत पैदा की। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। नफरत पैदा करने के बाद सुनो एक मिनट, सुन लो, मैं पूरी बात कर लूं। नफरत पैदा की सिर्फ मुल्क दुश्मन ताकतों की शय के ऊपर। वो जो आपने परसों रात को जलसा देखा, वो वो जो जबरान इलियास है, वो सीआईए का डायरेक्टर है, वो सीआईए का डायरेक्टर है, जो इनका सोशल मीडिया का हेड है। इनका सोशल मीडिया का डिप्टी हेड इमरान गजाली, वो भी सीआईए का डिप्टी डायरेक्टर है और इनका डिप्टी हेड है। ये पूरी पॉलिसी के तहत जिन्होंने मुल्क को तबाह किया, पाकिस्तान के रियासती और अदालती इदारों के हवाले से लोगों के ज़हनों में नफरत पैदा की, उनको सजा की और वो अपने मत की अंजाम तक पहुंचेंगे। उनसे ऐलान बरात करके हमने पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए हमने ये फैसला किया है। और आईपीपी बिल्कुल सही। लास्टली सर, लास्ट कमेंट कीजिएगा, इलेक्शंस हो जाते हैं तो आईपीपी कहां स्टैंड करेगी, कितनी सीट्स आप लोग निकाल सकते हैं? अगर मैं अभी आपसे पूछूं, क्या आप आइडिया देंगे कितनी तवक्को? जितनी भी सीट होगी ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से मरकज में भी हुकूमत में होगी और सूबे में भी। सीट्स पे भी कोई फिगर्स तो देना चौहान साहब, कोई फिगर्स तो दें सर। वो फिगर बैठ सकता है, इंशाल्लाह हुकूमत में होंगे, वफाक में भी, सूबे में भी। ओहो, ये मतलब क्लीन स्वीप करने का इरादा है आपका? हाँ, मैंने कहा क्लीन स्वीप करने का इरादा है चौहान साहब आपका? क्लीन स्वीप की बात ही नहीं की, मैंने कहा मरकज में भी हुकूमत में होंगे इंशाल्लाह, हुकूमत में होंगे और इत्तेफाक में भी। बल्कि हम तो चाहते हैं 3/4 के साथ आप लोग आए। अगर आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छे हैं तो व्हाई नॉट आप लोग आए, आगे आए। 3/4 में आए ताकि आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मुस्तकबिल के लिए काम करें। हुकूमत में होंगे। चलें जी, हुकूमत में होंगे, ये तो वक्त और वो बताएगा। लेकिन बेस्ट ऑफ लक चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमें बस अब इजाज़त लेना बनता है, इजाज़त है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। आपकी भी मुलाकात होगी, क्यों नहीं, इंशाल्लाह होगी। इज लिविंग अस फॉर यूके और छुट्टियों के बाद वापस आके हमें ज्वाइन करेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल मुझसे। अल्लाह हाफ़िज़।